हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू स्टडी के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतियोगी परीक्षा से रिलेटेड विज्ञान पढ़ रहे थे हम। और हमारा ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है इस सीरीज़ का, जिसमें हम फिजिक्स कवर कर रहे थे। और आज हमारा फिजिक्स का जो टॉपिक होने वाला है वो है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा लेक्चर, और इसमें हम न्यूमेरिकल भी कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो व्यापम, एसएससी और रेलवे की यदि आप तैयारी करते हैं तो ये यू स्टडी लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए जो सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन रहता है उसको ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए, ये हमारा लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा हमें पढ़ना है। तो कार्य क्या होता है? कार्य होना या ना होना हम ये डिसाइड करते हैं दो दशाओं से। पहली चीज़ होती है कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, तब हम कार्य होना मान सकते हैं। और दूसरी चीज़ होनी चाहिए, वस्तु विस्थापित होना चाहिए। केवल एक चीज़ होंगी तो भी हम नहीं कहेंगे कि उसको कार्य हो रहा है। जैसे यदि किसी वस्तु पर बल लग रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो वस्तु उस वस्तु पर कार्य किया जा रहा है। समझ गए? यदि कार्य होना है तो इन दोनों का होना कंपलसरी है हमारा। ठीक है, तो हम कार्य को इन दोनों की हेल्प से बोल सकते हैं कि बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है उसको हम बोलते हैं कार्य। कार्य क्या होता है? बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कार्य बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। दिशा के लिए हम क्या लेते हैं? यहाँ पर कॉस थीटा लिया जाता है। बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन मतलब कॉस थीटा ले लेंगे हम। और ये कार्य जो होती है एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि होती है? कार्य एक अदिश राशि होती है। इसका मतलब कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा की कोई ज़रूरत नहीं होती। कार्य का जो मात्रक होता है वो हम लिखते हैं न्यूटन मीटर, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन को दिखा जाता है मीटर से। मतलब कार्य का मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर, या इसको हम बोलते हैं जूल। ठीक है, जूल हमारा ऊर्जा का भी मात्रक होता है। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वही मात्रक हमारा किसका होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा ये फॉर्मूला याद रखना, हमें ये दो फॉर्मूले याद रखना है। पहला फॉर्मूला क्या है? W इजिकल टू एफ एस, और दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा W इजिकल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा और एफ एस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। हमारा सिंपल जो क्वेश्चन इस पे बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बल दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है 2 मीटर, तो हमें कार्य निकालना है। तो W बराबर बल गुणा विस्थापन। बल का मान 5 न्यूटन, विस्थापन 2, तो हमारा आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लग रहा है, मतलब बल दिया हुआ 7 न्यूटन। यदि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर हो तो किया गया कार्य हमें निकालना है। कार्य का फॉर्मूला होता है W इजिकल टू एफ एस। एफ का मान दिया है 7 न्यूटन, एस का मान दिया है 8 मीटर। इसका मतलब 7 में 8 का गुणा कर देंगे तो 56 न्यूटन मीटर, 56 न्यूटन मीटर या 56 जूल हमारा कार्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल चल रहे हैं हमारे। अब देखो, जो हमारा कार्य होता है वो दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। एक धनात्मक कार्य आता है, एक ऋणात्मक कार्य आता है। धनात्मक कार्य क्या? जैसे एक बच्चा है, वो एक कार को इस तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। यहाँ बच्चा है और वो कार को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जिस दिशा में बल लगा रहा है उसी दिशा में विस्थापन यदि हो रहा है, इस दिशा में बल लगा रहा है, इसी दिशा में विस्थापन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि धनात्मक कार्य किया जा रहा है। कौन सा कार्य किया जा रहा है? धनात्मक कार्य। लेकिन यदि बल इस तरफ लगता है और विस्थापन इस तरफ होता है, तो इस प्रकार के विस्थापन को हम कहते हैं कि ये जो विस्थापन है ये ऋणात्मक कार्य है हमारा। ठीक है, क्योंकि विस्थापन विपरीत दिशा में हुआ, तो हम जो हमारा कार्य रहेगा उसको क्या बोलेंगे कि हमारा कार्य ऋणात्मक है। तो दो प्रकार के कार्य हमने देखे। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है। क्या किया उसने? 15 किलोग्राम का बोझ था, धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाया और अपने सिर पर रखा, तो हमें किए गए कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो 1.5 मीटर ये तो उसका हो गया विस्थापन। लेकिन क्या बल डायरेक्ट दिया हुआ है? तो बल डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। 15 किलोग्राम ये है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान मतलब m दिया हुआ है। विस्थापन s बराबर 1.5 मीटर, और हम
ये धरती के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है, तो बल लगेगा ऊपर की तरफ, तो बल इज इक्वल टू होता है mg। तो इसका जो भार रहेगा mg वही हमारे बल के बराबर होगा। तो m का मान है 15, यहाँ पर हम जो g का मान है उसको 10 लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाए। सरलीकरण करने के लिए बस हमने मान लिया है, ऐसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान होता है जी का। 15 गुणा 10 गुणा 1.5 रख दिया हमने, और हम कैलकुलेट करके आंसर आएगा हमारा 225 न्यूटन मीटर। कूली द्वारा किया गया कार्य कितना है? 225 जूल। ठीक है, तो इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं एग्जाम में। देखो अगला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। अब यहाँ पर कार्य दिया हुआ है, ठीक है, और भार दिया हुआ है और विस्थापन दिया हुआ है। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है वो ज्ञात करना है हमें। ठीक है, W दिया है, F दिया है, S दिया है, इसका मतलब है कि थीटा फाइंड करना है। तो हम सब वैल्यू रख देंगे 20 W की जगह पर, F का मान भी 20 है, S का मान है 2 और cos थीटा का मान हमें निकालना है। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचा 1 और इधर से आ जाएगा 2, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा। और 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? cos 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये किस पे बेस्ड था? F इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा पे बेस्ड था। इसके पहले वाले क्वेश्चन F इज इक्वल W इज इक्वल टू एफ एस पे बेस्ड थे। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हमें करना है ऊर्जा। कार्य हो चुका है हमारा, कार्य पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने कर लिए हैं। अभी ऊर्जा की बात करते हैं। कार्य करने की जो क्षमता रहती है वही हमारी क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब क्षमता कोई फिजिकल इकाई तो है नहीं, कोई भौतिक राशि तो है नहीं क्षमता, तो हम क्या करते हैं, जो कार्य का मात्रक होता है वही हमारे ऊर्जा का मात्रक होता है। जैसे कि जूल, विमीय सूत्र भी सबके समान आएंगे, मात्रक भी समान आएंगे, तो जो ऊर्जा है वही कार्य का मात्रक, दोनों के सेम रहेंगे। और कार्य करने की जो क्षमता रहती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, अब ऊर्जा विभिन्न रूपों में होती है, जैसे रासायनिक ऊर्जा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, और एक होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल विलयन के कारण जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा मिलने वाली ऊर्जा रहती है उसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा मतलब जो विद्युत ऊर्जा जैसे पावर प्लांट से जो निकलती है या हमारे घरों तक जो ऊर्जा मिलती है उसे हम विद्युत ऊर्जा बोलते हैं, जिसके कारण हमारे बल्ब, पंखे, जो इलेक्ट्रिक सामान है वो चल पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश या प्रकाश से मिलने वाली ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। और यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा मशीनों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। ठीक है, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा नाम से स्पष्ट है कि गति के कारण होने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे? हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। और ये इसका एक फॉर्मूला होता है, हाफ mv²। क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv²। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv²। ठीक है, और कार्य और गतिज ऊर्जा में भी एक संबंध होता है कि गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उसी को हम कहते हैं कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। यदि हमें वेग में परिवर्तन मिलता है इसका मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, और कार्य निकालने को बोला जाए तो हमें केवल गतिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। ठीक है, समझ गए? आगे हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल जरूर करेंगे तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा निकालनी है। क्या दिया है? द्रव्यमान दिया है 15 kg, वेग दिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हो जाएगा हाफ, m का मान है 15 और v का मान है 4, उसका स्क्वायर करना है, इसका मतलब 16। ये 8 बार कट जाएगा और 15 अट्ठे होता है 120, तो 120 जूल हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए किस प्रकार से करना है? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन उसी टाइप का कि एक वस्तु 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के से आगे बढ़ रही है और उसकी गतिज ऊर्जा 120 जूल है, तो वस्तु का जो द्रव्यमान है वो हमें निकालना है। अब ये क्वेश्चन में हमें गतिज ऊर्जा दी है 120 जूल, वेग दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, और हमें निकालना क्या है? हमें एन फाइंड करना है। तो एम हम निकाल लेंगे। के दिया है 120 जूल, तो 120 बराबर हाफ m
वी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 240 इज इक्वल टू एम वी की पावर 4 मतलब 4 की पावर 2, सॉरी 1 मिनट फिर से कर लेते हैं इसको। काइनेटिक एनर्जी दी है हमें, काइनेटिक एनर्जी कितनी दी है 120 बराबर 1/2। एम का मान निकालना है, वी का मान दिया है 4 और इसका क्या करना है, वर्ग करना है। ये 2 जो है ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 240 और ये 4 का वर्ग मतलब 16 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर रहेगा एम के। और हम इसे सॉल्व कर देंगे, 16 एकम 16, 8 बचा है, 16 पंजे 80 होता है। ठीक है, तो 15 किलोग्राम ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हमें आते हैं। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है तो उसके वेग को 18 किलोमीटर पर घंटे से 36 किलोमीटर पर घंटा तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर दी है 2 वेग, एक वेग ये, एक ये, तो जो पहला वेग है वो हो जाएगा हमारा प्रारंभिक वेग और ये दूसरा वेग है ये यहाँ हो जाएगा हमारा अंतिम वेग, और साथ में क्या दिया है, एम दिया है। एम और वी दिए हुए हैं, इसका मतलब हम गतिज ऊर्जा फाइंड कर सकते हैं और किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। पहले ये दिए हैं किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए 5/18 का गुणा करना पड़ता है। तो पहले 18 किलोमीटर प्रति घंटे को बदलेंगे, 18 गुणा 5/18, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ये 36 को बदलेंगे, 36 गुणा 5/18, ये 18 से 36 दो बार कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड। और m इज इक्वल टू 1500 किलोग्राम ये दिया हुआ है। कार की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ m का मान 1500 और u का मान 5 का स्क्वायर, तो हाफ 1500 को से काट देंगे 750 आएगा और 5 का वर्ग 25, जब गुणा करेंगे तो आएगा 18,750 जूल। ठीक है, अब निकालेंगे कार की अंतिम गतिज ऊर्जा जो कि होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू 1500, हमने 1500 रख दिया, v की जगह 10 का वर्ग कर देंगे, ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 750 आएगा और ये 10 का वर्ग मतलब 100, जब गुणा करेंगे तो आएगा 75,000 जूल। तो यह हो गई हमारी अंतिम गतिज ऊर्जा। और जो गतिज ऊर्जाओं में अंतर रहेगा यही हमारे किए गए कार्य के बराबर होता है। तो W बराबर KF माइनस KI, 75,000 में से 18,750 को घटा देंगे तो 56,250 हमारा बच जाएगा। तो ये हमारा किया गया कार्य हो जाएगा। समझ में आया कि जब हमें 2 वेग दिए रहे तो उसे हमें इस प्रकार से निकालना रहेगा यदि हमें कार्य निकालना है तो। ठीक है, आगे बढ़ते। ये क्वेश्चन है अगला कि यदि वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तन आएगा। तो वेग को दोगुना करने पर, ये पहले वेग था हाफ एम वी स्क्वायर, अब दोगुना करना मतलब वेग को डबल कर दिया हमने, तो 4v स्क्वायर आ जाएगा। ये 4 को बाहर निकाल लेंगे और बाकी हाफ एम वी स्क्वायर बच जाएगा। ये पहले था और अब 4 का गुणा और हो गया है, मतलब 4 गुना हो जाएगा। यदि वेग गुना किया जाता है तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। उसी प्रकार यदि वेग को आधा किया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तो 1/4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते। अब हमें स्थितिज ऊर्जा पढ़ना है। गतिज ऊर्जा हम पढ़ चुके, स्थिति ऊर्जा पढ़ते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा में भी नाम से स्पष्ट है कि स्थिति के कारण होने वाली ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें h का बड़ा रोल रहता है। h मतलब होता है ऊंचाई, h यहाँ पर क्या है, ऊंचाई है यहाँ पर h, तो ऊंचाई परिवर्तन होने से स्थितिज ऊर्जा बदल जाती है। तो आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं। E इज इक्वल टू एम जी एच, ये फॉर्मूला याद रखना है हमें। E इज इक्वल टू एम जी एच। गतिज ऊर्जा का क्या फॉर्मूला था, हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है एम जी एच। तो ये पहला क्वेश्चन हम इस पे बेस्ड करते हैं कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर ऊंचाई तक उठाया गया है। इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा को ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान दिया है 10 किलोग्राम, ऊंचाई है 6 मीटर और
जी का मान लेंगे हम 9.8। तो स्थितिज ऊर्जा mgh में ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। m का मान 10 दिया हुआ है, g का मान 9.8 होता है और h का मान 6 है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे। 9.8 में 10 का इंटू करेंगे तो 98 आ जाएगा और 98 में 6 का इंटू करना पड़ेगा तो 588 जूल ये हमारी स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। समझ में आया? mgh में बस वैल्यू रखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड ही हमारे क्वेश्चन फिजिक्स में पूछे जाते हैं, तो इन्हें बड़े अच्छे से करना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हमारा कि 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, धरती से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। निश्चित ऊंचाई, ये ऊंचाई दी नहीं है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा 480 जूल है तो वस्तु की धरती के सापेक्ष ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई दी नहीं थी, मतलब इसका मतलब तो साफ है कि ऊंचाई हमें ज्ञात करना पड़ेगा। और ऊंचाई ज्ञात करने के लिए किसी दो चीज़ का होना हमें ज़रूरी है। जी का मान हमें पता होता है, एच का मान निकालना है, m का मान दिया हुआ है और यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भी दी है 480। तो 480 बराबर 12 गुणा 10 गुणा h, तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 12 चौक 48, तो इसका मतलब h बराबर 4 मीटर। 4 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक नोट है हमारा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो सम होता है, योग होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। यांत्रिक ऊर्जा जो स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी, यांत्रिक ऊर्जा के ही दो प्रकार होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इन दोनों का जो योग होता है वही हमारे यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम अगला आता है, जो कि आपने पढ़ी रखा होगा कि ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित या रूपांतरित हो सकती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक नोट और याद रखना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंचाई से गिरते हुए पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा जो रहती है वो संरक्षित होती है। कुल यांत्रिक ऊर्जा का संरक्षित रहना मतलब कि जब हम किसी बिंदु की बात करेंगे तो कभी उसकी यांत्रिक ऊर्जा ज़्यादा रहेंगी तो उस टाइम पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कम रहेगी। यदि यांत्रिक ऊर्जा समान रखना है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो यांत्रिक ऊर्जा में कमी आती है। उसी प्रकार यदि यांत्रिक ऊर्जा कम होती है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। इस प्रकार से ये समान रहता है। जैसे मान लो किसी बिंदु पर 2 है हमारी यांत्रिक ऊर्जा और 3 है हमारी स्थितिज ऊर्जा, तो अगले बिंदु पर क्या होगा, 3 हो जाएगी गतिज ऊर्जा और 2 हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। इस प्रकार से ये बदलते रहेंगे, लेकिन इनका जो योग रहेगा यांत्रिक ऊर्जा वो क्या रहेंगी, हमेशा समान रहेंगी। ठीक है, समझ गए? अब आगे आता है हमारा शक्ति टॉपिक, पावर। पावर क्या होती है? कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी की दर आता है इसका मतलब बटे में आएगा समय। शक्ति बराबर कार्य करने की दर, तो शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। इसका मात्रक हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या हमने पढ़ रखा है, जूल, और समय का होता है सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, या फिर हम जेम्स वॉट के सम्मान में इसका मात्रक वॉट भी बोलते हैं। ठीक है, जेम्स वॉट ने क्या किया था, भाप के इंजन का आविष्कार किया था, तो जेम्स वॉट के नाम पर ही हम शक्ति का मात्रक रखते हैं, क्योंकि सबसे शक्तिशाली माना जाता था भाप का इंजन। ठीक है, तो 1 वॉट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, और 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, 1000। किलो मतलब 1000 होता है। 1 किलोग्राम बोल लो या 1 किलोमीटर बोल लो या 1 किलो वॉट बोल लो, 1000। ठीक है, किलो मतलब 1000। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा कि 2 लड़कियां जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है, भार दिया हुआ है, ध्यान रखना, mg दिया हुआ है 400 न्यूटन, एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। कितनी ऊंचाई पर चढ़ रही है, 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रही है। दोनों समान लड़कियां है भार में और ऊंचाई में 8 मीटर चढ़ रही है। यदि एक लड़की का नाम ए माने और दूसरे का नाम बी माने, तो इस कार्य को पूरा करने में ए 20 सेकंड का समय लेती है, जबकि बी 50 सेकंड का समय लेती है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करना है हमें। ठीक है, 400 न्यूटन की दोनों हैं कन्याएं और 8 मीटर ऊंचाई पर ये चढ़ रही है, लेकिन दोनों के समय अलग अलग है। एक 20 सेकंड में चढ़ जाती है, एक 50 सेकंड में चढ़ती है। तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे हम, स्थितिज ऊर्जा ही हमारा किया गया कार्य रहेंगी, क्योंकि ऊर्जा ही कार्य होता है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो mgs से निकाल लेंगे हम। दोनों की जो ऊर्जा है वो समान है, क्योंकि दोनों सेम
द्रव्यमान की है और सेम ऊंचाई पर चढ़ रही है। तो 400 गुणा 8 mgh होता है, mg का मान 400 है और h का मान 8 दिया हुआ है, तो बस 3200 जूल जो हमारी आ जाएगी, कार्य आ जाएगा 3200 जूल। दोनों का कार्य समान है 3200 जूल, लेकिन उनकी शक्ति अलग अलग है क्योंकि उनकी जो समय है दोनों का अलग अलग है। तो पहले ए का निकालेंगे, एक द्वारा व्यय शक्ति mgh बटे T1, mgh मतलब जो कार्य है वो है 3200 और पहले वाले का समय है 20, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 160 जूल पर सेकेंड। उसी प्रकार बी द्वारा व्यय शक्ति निकालेंगे, mgh बटे T2 3200 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल और 64 वॉट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमारी दो लड़कियां थी जिनका वेट था 400 न्यूटन और एक रस्सी पर वो 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रही थी। एक 20 सेकंड में चढ़ जाती थी, एक 50 सेकंड में चढ़ जाती थी। तो जो 20 सेकंड में चढ़ती थी उसकी शक्ति आती है 160 वॉट और जो 50 सेकंड में चढ़ती थी उसकी शक्ति आती है 64 वॉट। ठीक है, समझ गए? इस प्रकार से आपको करना है क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन है, 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी शक्ति का परिकलन कीजिए और जी का मान हमें क्या मानना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लड़के का भार कितना है mg, यहाँ पर दिया है 50 किलोग्राम, उसमें हम गुणा करेंगे जी का, तो 50 गुणा 10 मतलब 500 न्यूटन, ये लड़के का भार आ गया। अब 45 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, वो कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है 45, और प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो टोटल कितना चढ़ा, 45 गुणा 15 बटे 100 चढ़ा, वो 675 बटे 100 मतलब 6.75 मीटर की ऊंचाई वो चढ़ा है। और कितने सेकंड में, वो 9 सेकंड में चढ़ा है। किया गया कार्य निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा से और बटे में लिखेंगे समय। स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे, 500, ठीक है, मान कितना है 500 और गुणा करेंगे h का जो कि है 6.75 और बटे में आ जाएगा हमारा समय जो कि है 9 सेकेंड। ये दशमलव हटाकर नीचे लिखेंगे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 9 से हम कैंसिल करेंगे, 9 से जाएगा ये 9 सत्ते 63, 4 बचा, 9 पंजे 45, 75 का इंटू करेंगे 5 में तो ये आएगा हमारा 375 वॉट। 375 वॉट उस लड़की की कुल शक्ति रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक हमें निकालना है। क्यों व्यावसायिक मात्रक, क्योंकि जूल जो होता है वो ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है और बड़ी बड़ी गणनाएं करने में हमें छोटे मात्रक से दिक्कत होती है, इसलिए हमने एक ऊर्जा का नया मात्रक बनाया जो कि होता है किलोवाट घंटा। ये बड़ा मात्रक होता है किलोवाट घंटा। इसका मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट किसी स्रोत को, 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा। मतलब 1000 वॉट का बल्ब यदि 1 घंटे तक यूज़ किया जाए तो जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसी को हम बोलते हैं 1 kWh, 1 kWh। ठीक है, यहाँ पर अब इसे हमें जूल में बदलना है तो 1 kWh 1 किलोवाट गुणा 1 घंटा, और 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 36 इंटू 10 की पावर, ये 0 गिनेंगे तो 5 आएगा, तो 36 गुणा 10 की घात 5 जूल हमारा 1 kWh आएगा। ठीक है, या फिर ये दशमलव को बढ़ा लेंगे, यहाँ पर एक दशमलव लगा देंगे तो ये 10 की घात कितनी हो जाएगी, 6। 1 kWh इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल वॉट सेकेंड। क्या बोलेंगे इसको, वॉट सेकेंड। तो जूल बराबर क्या होता है, वॉट सेकेंड होता है। ठीक है, और ये kWh को हम क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जो हमारा बिजली का बिल आता है वो यूनिट में आता है, उसका मतलब 1 kWh हमने कितना जलाया है वो यूनिट के रूप में वो हमें बिल के रूप में देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं एक उसी पे बेस्ड कि 60 वॉट का एक बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है। बल्ब द्वारा दिन में खर्च की गई यूनिटों में हमें कितनी ऊर्जा खर्च की गई वो यूनिटों में बताना है। तो ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणा समय। शक्ति दी है 60 वॉट और समय दिया है 6 घंटे,
अब इस वॉट को हमें किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो 60/1000 गुणा 6, ये 0 से 0 कैंसिल, 36/100 किलोवाट घंटा मतलब 0.36 kWh। तो 0 kWh को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट। तो 0.36 यूनिट बिजली की खपत हुई जो क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत हीटर ऊष्मक 1500 वाट इसकी शक्ति है, 10 घंटे तक उपयोग किया गया है। तो शक्ति गुणा समय सेम, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणा समय निकालेंगे। ऊर्जा बराबर 1500 वाट गुणा 10 घंटे, और 1500 ये वाट में दिया था, इसको किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 15 kWh मतलब 15 यूनिट बिजली की खपत होंगी हमारी। ठीक है, और विद्युत हीटर की जो कॉइल होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो ये आज का हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति को पढ़ा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अब मुझे लगता है कि आपको यदि एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वो ज़रूर बन जाएगा, और यकीन मानिए कि एक क्वेश्चन कम से कम इस पर बनता ही बनता है। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और यदि आप इसे अपने लिए वैल्यूएबल समझते हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, यू स्टडी लाइव को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाले वीडियो भी मिल सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, गुड बाय।